हम वर्ल्ड हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख रहे थे। यह इसका सेकंड वीडियो है। पहले पहले पार्ट में हमने जो है धर्म सुधार आंदोलन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको देखे थे। इस वीडियो में हम जो है नेपोलियन बोनापार्ट और आगे के जो भारतीय इतिहास के विश्व इतिहास के अन्य पार्ट हैं, जैसे कि इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण इत्यादि को हम आगे के इस वीडियो में देखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। ये नेपोलियन बोनापार्ट के से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सब आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसका जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1759 में हुआ था। स्थान जो था एजेसियो कॉर्सिका द्वीप जो भूमध्य सागर में स्थित था, वहाँ था। जो नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था वो फ्रांस का था। इनके माता का नाम जो है लार्जियो रेमोलिनो था। पिता जो है कार्ले बोनापार्ट थे। और नेपोलियन शब्द का जो अर्थ होता है वो घाटी का शेर होता है। और इनकी पत्नी का जो नाम था वो था जोजेफिन। सैनिक जीवन की शुरुआत इन्होंने की थी एक तोपची के रूप में। ऐसे पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने सैनिक जीवन की शुरुआत किस रूप में की थी। तो ये जो है एक तोपची के रूप में अपने जो है सैनिक जीवन की शुरुआत करते नेपोलियन बोनापार्ट। और इनको हम जो उपनाम से जानते हैं उसमें है छोटा रॉबस्फियर, लिटिल कॉपरिल, आधुनिक फ्रांस का निर्माता। ये जो है इनका उपनाम। अगर पूछा जाएगा लिटिल कॉपरिल के नाम से किन्हें जाना जाता है या आधुनिक फ्रांस के निर्माता के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा नेपोलियन बोनापार्ट। और ये भी बहुत पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के कथन क्या 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 थे। तो इनके कथन थे, मैं ठीक समय पर आया हूँ, अब नाशपाती जो है पूरी तरह से पक चुकी है। मैं मिस्र में मुसलमान हूँ और फ्रांस में कैथोलिक। मैंने फ्रांस का ताज तलवार की नोक से उठाकर अपने सिर पर रखा है। मैं समुद्र को तो नहीं सुखा सकता। और है, मैंने ही क्रांति का अंत कर दिया। मैंने समय को नष्ट कर दिया और मुझे समय ने नष्ट कर दिया। फिर है, जो कोई भी अंग्रेजों का दामन पकड़ता है उसका नाश अनिवार्य है। और इनकी प्रमुख घटनाएं जो हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम वो है काम्फोरिया की संधि जो हुई थी 1797 में। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य युद्ध हुआ था, उसके बाद हुई थी। फिर पिरामिड का युद्ध हुआ था 1798 में फ्रांस और मिस्र के बीच। फिर नील के युद्ध 1798 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। नेपोलियन के जीवन की घटनाएं को बता रहा है। नेपोलियन प्रथम काउंसलर बना था 1799 में और बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी 1800 में। फिर एक कारकुड समझौता हुआ था 1801 में नेपोलियन और पॉप के बीच। फिर आजीवन चांसलर बना रहा 1802 में। फिर फ्रांस के सम्राट बना 2 दिसंबर 1804 में। फिर नेपोलियन ने विधि संहिता की स्थापना की 1804 में। फिर जो है टाफलर के जो जल युद्ध हुआ था 1805 में हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। फिर ऑस्ट्रिज्म का युद्ध जो हुआ था 1805 में हुआ था फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूस के बीच। फ्रांस और ऑस्ट्रिया की सेना थी, फ्रांस की सेना थी और ऑस्ट्रिया प्लस रूस युद्ध में लड़े थे, जो ऑस्ट्रिज्म के युद्ध है। और फिर नेपोलियन के महाद्वीपीय समझौता हुआ था 1806 में। और महाद्वीपीय युद्ध प्रारंभ हुआ था जो हुआ था ये 1808 और 1813 के मध्य। फिर वियना सम्मेलन हुआ था 1814 में। और फिर है वाटरलू बेल्जियम की युद्ध हुआ था 18 जून 1815 में। ये पूछा जाता है कि बेल्जियम का युद्ध कब हुआ था, वाटरलू की संधि कब हुई थी, वियना सम्मेलन कब हुआ था। और नेपोलियन की जो मृत्यु है वो 5 मई 1821 को हो जाती है। मृत्यु वियना सम्मेलन कब हुआ था और जो युद्ध दिए महाद्वीपीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, महाद्वीपीय युद्ध कब हुआ, वाटरलू का युद्ध कब हुआ, ये सब जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है किनके मध्य हुआ वाटरलू का। तो ये जो है नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड वर्ल्ड लाइनर फैक्ट थे। अब हम औद्योगिक क्रांति को देखते हैं। इसमें विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में हुई। इसका कारण था इंग्लैंड के पास अत्यधिक उपनिवेश के कारण जो थे पर्याप्त कच्चे माल और पूंजी की जो थी अधिकता थी। फिर औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था श्रुति वस्त्र उद्योग से हुआ था। और लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक जो है टाइनबी हैं। और पूछा जाएगा लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक, तो ये जो है टाइनबी हैं। फिर आगे द वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक एडम स्मिथ हैं। बहुत पूछा जाता है कि अगर कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाओ वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है, तो इनके राइटर जो हैं एडम स्मिथ हैं। फिर 1840
मतलब 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टेफेंसन ने रेल द्वारा खानों में बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया। तो भाप इंजन का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज स्टेफेंसन ने है। फिर औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का जो था प्रतिद्वंदी हुआ था। यहाँ पे लिखा है कि प्रमुख खोज जो हुआ था और उसके आविष्कारक कौन कौन थे जो औद्योगिक क्रांति के टाइम हुआ था उस समय। तो स्पैनिंग जैनी के आविष्कारक थे जेम्स हार्ग्रीज। वाटर फ्रेम के आविष्कारक थे रिचर्ड आर्कराइट। फिर पॉडलूम के आविष्कारक थे एडम कार्टराइट। वास्प इंजन के जेम्स वाट। सेफ्टी लैम्प के हरफिड रेवी। ड्रिलिंग मशीन के जैथरो डल। वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति के जो है बैकवल। सड़क बनाने की तकनीक के मैकडम। नहरी व्यवस्था के ब्रिडले। सिलाई मशीन के लियास। फ्लाइंग शटल के जॉन के। भूमि उर्वरता हेतु रोटेशन पद्धति के टॉनसेट। और है बाड़ा प्रणाली के आर्थर यंग। वाष्प चलित नौका क्लोमेट के फुलटन। और रबड़ का वाल्नीकरण के चार्ल्स गुड ईयर। इसमें हम अब जर्मनी के एकीकरण के इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। ये जो जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण करते हुए किया था। तो ये क्वेश्चन आता है रक्त एवं लौह की नीति किसने दी थी? तो ये जो था बिस्मार्क ने दी थी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो उन्होंने जो रियासतों का एकीकरण किया था उनके कारण जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष कहा जाता था। और ये जो जर्मनी के एकीकरण किया था ये बिस्मार्क ने किया था। इनकी रक्त एवं लौह नीति का अनुसरण किया था वो। और जो बिस्मार्क प्रशासक शासक विलियम प्रथम का जो था प्रधानमंत्री था। और जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के श्रेय जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट को है। नेपोलियन ने जो है छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का एक संघ बनाया जो राइन संघ कहा जाता है। पूछा जाता है राइन संघ किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन ने जो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का एक संघ बनाया था उसे राइन संघ कहा जाता है। और जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता जो थे फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। और 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर जो है ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। और यहाँ पे है एकीकरण के अंतिम चरण में प्रुसिया व फ्रांस के मध्य जो है 1871 ईस्वी में युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस की पराजय हुई और दोनों के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब भी पूछेगा तो 1871 में 1871 में हुई थी। ये फ्रांस और प्रुसिया के मध्य जो युद्ध हुई जिसमें फ्रांस की पराजय हुई उसके बाद हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। फिर है प्रुसिया का राजा विलियम प्रथम जर्मन सम्राट बना और उसने कैसर की उपाधि धारण की। तो ये जो प्रुसिया का राजा था कैसर की उपाधि किसने धारण की पूछा है? तो प्रुसिया का राजा तो विलियम प्रथम था, वो जर्मन सम्राट बना और उसी ने जो है कैसर की उपाधि धारण की थी। फिर एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बूमर तथा लसर इत्यादि दार्शनिक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर सूडान युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण संभव हो सका और हेजन ने कहा था कि फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा है। तो ये किसने कहा था पूछेगा? यूरोप का फ्रैंकफर्ट की संधि को यूरोप का रिसने वाला फोड़ा। तो हेजन ने कहा था कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यूरोप का रिसने वाला फोड़ा था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई पूछेगा तो 1871 में फ्रांस और प्रुसिया के मध्य जिसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। फिर है बिस्मार्क ने कहा था कि हमने दरार को कागज के टुकड़े से ढक दिया। और जर्मनी के एकीकरण की जो नींव रखी थी वो नेपोलियन बोनापार्ट ने रखी थी। अब आता है जोल्वेरिन संघ। तो यह जो था एक चुंगी संघ था जोल्वेरिन संघ जो था और इसकी स्थापना जो 1819 में जर्मनी के द्वारा की गई थी और इसका जो अध्यक्ष था वो प्रुसिया था। और जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने कुल 3 युद्ध लड़े थे। तो युद्ध और उनके डेट कब कब था? तो एक तो डेनमार्क का युद्ध लड़ा था 1864 में, डेनमार्क का युद्ध। फिर सैडेवा का युद्ध जो था 1866 में और था सेडान का युद्ध जो था 1870 में। ये 3 युद्ध जो है वो बिस्मार्क ने लड़े थे जर्मनी के एकीकरण के दौरान। ये आपको याद रखना इसका डेट। डेनमार्क का युद्ध 1864, सेडेवा का युद्ध 1866, सेडान का युद्ध 1870। अब हम देखते हैं इटली के एकीकरण को।
तो इटली के एकीकरण के जो जनक माना जाता है वो जोसेफ मैजुनी को माना जाता है। और गिबर्टी ने काबोरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना की। जो गिबर्टी थे इन्होंने कार्बोरी नामक गुप्त संस्था की जो थी स्थापना की थी। और इटली की एकता के जो जन्मदाता थे वो नेपोलियन थे। और इटली के एकीकरण के मार्ग में जो था ऑस्ट्रिया वो सबसे बड़ा बाधक था। और इटली के एकीकरण की तरवाल जो है वो गैरीबाल्डी को कहा जाता है। ये इटली के एकीकरण में जो है गैरीबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और जो गैरीबाल्डी जो है इन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किया था। और फ्रांस एवं प्रसा के बीच युद्ध का लाभ उठाकर जो है रोम पर अधिकार करके उसे इटली की राजधानी बनाया। और इसने जो है चतुर्थ एवं अंतिम एकीकरण 1871 में कॉन कैबूर ने किया था। जो इटली के एकीकरण हुआ था इसमें 4th नंबर का, और जो अंतिम लास्ट में हुआ था 1871 में कॉन कैबूर ने किया था। और मैजनी ने कहा था कि समाज में क्रांति लानी है तो उसका नेतृत्व जो है नवयुवकों के हाथ में सौंप देना चाहिए। और मैजनी ने जनता को 3 नारे दिए थे जिन्होंने यंग इटली का नारा भी कहते हैं। वो जो 3 नारा था वह था परमेश्वर परमात्मा में विश्वास रखो, जनता सब भाइयों एक हो जाओ, और इटली को मुक्त करो। और मैजनी ने जो है 1831 में फ्रांस के मार्सेलस नगर में यंग इटली नामक संस्था की जो थी स्थापना की थी। और मैजनी के समाचार पत्र जो संयुक्त इटली जो है ये इटली डेल पेलालो थे। और मैजनी ने जो है 1834 में बर्न के अंदर यंग यूरोप की जो थी स्थापना की थी। और जब तक विदेशी सहायता प्राप्त नहीं होती तब तक इटली जो है स्वतंत्र नहीं होगा, ये जो है काबूर ने कहा था। जब तक विदेशी सहायता नहीं प्राप्त हो जाती तब तक इटली स्वतंत्र नहीं होगा, यह कथन जो था काबूर का था। और आधुनिक जर्मनी के जन्मदाता नेपोलियन ही थे, ऐसा जो था लिप्सन ने कहा था। आधुनिक जर्मनी के जन्मदाता नेपोलियन थे, ये जो कथन था वो लिप्सन का था। और लिप्सन महोदय ने ही कहा था कि इटली ने विजय का प्याला अपने होठों से लगाया था कि वह गिरकर चकनाचूर हो गया। ये पूछा गया किसने कहा था, तो लिप्सन ने कहा था कि इटली ने विजय का प्याला अपने होठों से लगाया ही था कि वह गिरकर चकनाचूर हो गया। अब हम गैरीबाल्डी को देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1807 में हुआ था। स्थान जो था शीश नगर था और इनके संगठन जो था लाल कुर्ती दल था। और गैरीबाल्डी ने जो है लाल कुर्ती दल की स्थापना दक्षिण अमेरिका में की थी। और द 1000 नाम से भी जानते हैं, जिनमें सैनिकों की वास्तविक संख्या जो थी 1136 थी। और गैरीबाल्डी ने कहा था कि देश स्वयं एक पुरस्कार है, स्वतंत्र इटली जो है वो अमर रहे। और गैरीबाल्डी ने जिनेवा से सिसिली तक की यात्रा की। और जो है यह यात्रा एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 ये नाम से ये जानी जाती है, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 के नाम कहलाती है, नाम से जानी जाती है। और यह यात्रा जो है वो 5 मई 1860 में की गई थी। मैजनी ने आत्मा, कैवियर ने मस्तिष्क, गैरीबाल्डी ने तलवार, विक्टर एम्यूल ने शरीर बनकर इटली के राष्ट्रीय एकीकरण को पूर्ण किया, ऐसा मैरियट ने कहा था। तो पूछा जाता है इटली का तलवार किसे कहा जाता है या इटली के एकीकरण में तलवार की भूमिका, तो वो गैरीबाल्डी हो गया। और इटली के एकीकरण में मस्तिष्क किसका था, तो कावूर का हो गया, कौन कावूर। और इटली की आत्मा जो एकीकरण में वो मैजिनी का था। और विक्टर एम्यूल ने जो है वो शरीर बनकर इसकी एक राष्ट्रीय एकीकरण को, इटली के एकीकरण को पूर्ण किया था, ऐसा कथन था मैरियट ने कहा था। फिर इटली के एकीकरण में जो प्रमुख बाधा थी वो ऑस्ट्रिया का इटली में उपस्थित होना था। और सेडान का युद्ध जब हुआ था इसके बाद जो है इटली के एकीकरण पूर्ण हुआ था। और इटली की कावीर की तुलना जो है बिस्मार्क से की जाती है। और इटली का एकीकरण जो है सेवाय वंश के अंतर्गत हुआ था, जो इटली का एकीकरण हुआ था वो। और तुमने मेरी मातृभूमि ही मुझे विदेशी बना दिया, ऐसा जो कथन था वो गैरीबाल्डी का कथन था। और इटली का एकीकरण जो है सार्डिनिया के नेतृत्व में हुआ था, जबकि जर्मनी के एकीकरण जो है प्रसा के नेतृत्व में हुआ था। यह अगर क्वेश्चन है इटली के एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इटली का एकीकरण जो है वो सार्डिनिया के नेतृत्व में हुआ था। और जर्मनी का जो एकीकरण है वो प्रसा के नेतृत्व में हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो है सार्डिनिया। और जर्मनी के एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था बोलेगा तो वह प्रसा के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पे है ड्यूटीज ऑफ मैन के लेखक जो थे वो मैजनी थे। और प्लेम्बियर समझौता हुआ था 1858 में हुआ था।
ये कावूर और ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ था, जो ये प्लेम्बियर समझौता हुआ था। और क्रीमिया के युद्ध हुआ था वो 1854 में हुआ था, काविर और रूस के मध्य। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था पूछा जाएगा तो 1854। प्लेम्बियर समझौता कब हुआ था तो 1858। ये जो है इंपॉर्टेंट डेट है जिनको आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में याद करनी है। और कावूर ने कहा था कि हमारा फ्रांस पर निर्भर करता है हमारा भाग्य जो है। और क्रीमिया का कीचड़ जो है इटली का जन्म हुआ था, क्रीमिया के जो कीचड़ से है उसने इटली का जन्म हुआ था। और हमारा भाग्य जो है वो फ्रांस पर निर्भर करता है, ये कावूर का कथन था।